Friends, today the Congress Party made public its manifesto for the 2019 general elections. The manifesto contains a solemn statement of the Congress President that whenever he makes a promise, he never breaks it. But when out of ignorance he makes unimplementable and dangerous promises, I am sure the country will not be in a mood to oblige him for implementing the kind of promises which are contained in this manifesto. Some of the ideas are positively dangerous. They are an agenda for the balkanization of India. Even though there was a drafting committee, but it appears that some of the important points have been drafted by the Congress President's friends in the Tukde Tukde gang, where it deals with Jammu and Kashmir and national security. मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि जब वो वायदा करते हैं उसको निभाते हैं, लेकिन जानकारियों के अभाव में जो वायदे किए जाते हैं और ऐसे वायदे जो किए जाते हैं जिनको कभी लागू नहीं किया जा सकता, जो अपने आप में खतरनाक हैं, तब तो जनता उनको ये अवसर नहीं देगी। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडाज हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं, और जो कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से गांधी परिवार की, नेहरू गांधी परिवार की ऐतिहासिक भूल थी जम्मू कश्मीर के संबंध में, जिसके लिए देश कभी उनको माफ नहीं कर सकता, उस एजेंडा को और आगे खतरनाक रूप से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर आप मैनिफेस्टो में 35वें पेज पे पॉइंट नंबर 30 है, बहुत इनॉक्यूलस सरलता के साथ उसमें घुसाया गया है कि रूल्स, रेगुलेशंस और कानूनों का रिव्यू होगा। मेरा एक अनुभव था जब 2004 से लेकर 10 तक, हम 14 तक विपक्ष में बैठते थे उस 10 वर्ष के लिए, जब भी कांग्रेस के बजट आते थे तो मैं पहले दिन उन घोषणाओं को विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि उनके बजट्स में हमेशा जो डेवल होता है, द डेवल वॉज ऑलवेज इन द डिटेल। तो जब तक उसके एनेक्शर्स ना पढ़ लिए जाएं तब तक वो पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता और उनकी नीयत स्पष्ट नहीं होती। अब इसमें क्या क्या कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, यह स्पष्ट है कि जितना अधिक आतंकवाद हिंदुस्तान को झेलना पड़ा है पिछले 72 वर्षों में, किसी और दुनिया के देश को नहीं झेलना पड़ा। आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई 26/11 को शुरू नहीं हुई थी। जो देश को तोड़ना चाहते थे वो तो इस देश में कब से सक्रिय थे। हमने जम्मू कश्मीर में, दक्षिण के हिस्से में, पूर्व उत्तर में, मध्य में नक्सलवादियों में, पंजाब में कितने ऐसे अलगाववादी और हिंसक आंदोलन देखे हैं। आज पंजाब में, पूर्व उत्तर में, दक्षिण भारत में
हम उस समस्या को काफी हद तक काबू कर चुके हैं। हमने तो अपने देश का, जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा खोया, और उसके बाद जिस प्रावधान को कभी पंडित नेहरू ने, इंदिरा जी ने या श्री राजीव गांधी ने छूने की प्रयास नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं किया, जब से उनका आज का नेतृत्व जिहादी और माओवादियों के चंगुल में गया है, वो क्या क्या चीज कहते हैं कि इंडियन पीनल कोड से सेक्शन 124 कैपिटल ए सेडिशन हटा दिया जाएगा, देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा। जो पार्टी इस तरह का घोषणा करती है वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं है। दूसरा प्रावधान क्या है, टीवी पे तो आके बहुत उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे महिला सुरक्षा, उन पे हिंसा होती है। तो आपकी नीयत क्या है? ठीक है, छोटे मामलों में लोगों को जमानतें मिल जाती हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है उसी पेज पे कि सीआरपीसी को बदला जाएगा कि जमानत अब से नियम बन जाएगा और जमानत न देना केवल उसका अपवाद। तो कोई आतंकवादी, टेररिस्ट, बहुत बड़ा क्रिमिनल, यह तो न्यायपालिका का फंक्शन है। तो फिर जो महिलाओं से अपराध करेगा, तो किस लिए लिप सिंपैथी दिखला रहे थे आज मैनिफेस्टो के में? जो बड़े बड़े घटनाएं करते हैं, सीआरपीएफ के, स्टेट पुलिस के लोगों को मारते हैं, यह प्रावधान डाला गया है इस देश के माओवादियों की और जिहादियों की रक्षा करने के लिए कि कुछ समय के पश्चात उनको जमानत मिल जाए। तीसरा कहा गया, यह बहुत विचित्र है, कि हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को अमेंड करेंगे और रिव्यू करेंगे और कुछ ऐसे प्रावधान बनाएंगे जिसमें सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, यह आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है? इस देश में दो कानून हैं। एक है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, कि जहां पर इंटरनल सबवर्शन हो रही होती है उसको डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर देते हैं। उन एरियाज पे आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, जिसमें सेना भी आती है, एयरफोर्स भी आती है, नेवी नहीं आती क्योंकि नेवी कभी डोमेस्टिक ऑपरेशंस में नहीं होती, इसके अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, ये सब सेंट्रल फोर्सेस आती हैं। अब जहां जहां इंसर्जेंसी और आतंक होता है और वहां डिस्टर्ब एरिया होता है, तो कोई किसी आर्म्ड फोर्सेस के, सेना के किसी अधिकारी के खिलाफ क्रिमिनल केस डालना चाहता है, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है इसलिए, तो उसको सरकार की सैंक्शन लेनी पड़ती है। इट्स इसेंशियली अ सैंक्शनिंग लॉ। कुछ और प्रावधान भी। अब इन्होंने कहा कि अगर आरोप ये होगा कि मान लो किसी ने टॉर्चर कर दिया या किसी ने किसी महिला से बदसलूकी की या किसी ने चोरी कर ली, तो सैंक्शन नहीं होगी। बहुत सरल दिखता है। मैं इस विषय के साथ बहुत वर्षों से संबंधित रहा हूं, और जब कांग्रेस की पार्टी सरकार में थी और उस वक्त जब चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे और वो उसकी वकालत करते थे कि इसको डाइल्यूट किया जाए, तो सारी सरकार कांग्रेस की भी उसका विरोध करती थी। और इसलिए विरोध करती थी कि कोई भी आतंकवादी या उसका समर्थक या परिवार वाला ये नहीं कहता कि पुलिस ने आकर आतंकवादी को पकड़ा या आतंकवादी को मारा।
इसके लिए तो सेना के कोई अधिकारी पकड़ता है या आर्म्ड फोर्सेस का पकड़ता है, सीआरपीएफ का पकड़ता है, तो अपराध नहीं होगा। वो हमेशा कहता है हम हमारे घर में तलाशी लेने आए, महिलाओं से बदसलूकी करती, हमारे घर में तलाशी लेने आए, हमारा सामान उठा के ले गए, टेररिस्ट को टॉर्चर कर दिया। तो जैसे ही ये आरोप लगेगा तो सब सेना के अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल लॉ में मुकदमे चल रहे होंगे, कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं। और जिस प्रकार की व्यवस्था कुछ ऐसे इलाकों में है, घाटी में विशेष रूप से, वहां तो एक जज चुनाव लड़ रहे हैं जिनका चुनाव का प्लैंक यह है कि मैंने फैसला दिया था कि 370 जो टेम्पररी प्रोविजन है वो परमानेंट है। ये परिस्थिति है। एक इसलिए भारत सरकार ने कांग्रेस के जमाने में भी और एनडीए के जमाने में भी एक प्रक्रिया बनाई थी कि जितनी कंप्लेंट्स आएंगी एक रोबस्ट मैकेनिज्म होगी, उसमें से सही अगर कोई है तो सजा देनी चाहिए फिर अधिकारी को, किसी ने सचमुच में बदसलूकी की है। और वो एक रोबस्ट मैकेनिज्म जो यूपीए के समय बना था वो आज भी चल रहा है। और उसमें अभी तक 1799 शिकायत आई हैं सेना या पैरामिलिट्री के अधिकारियों के खिलाफ, और उसमें से लगभग सभी, कुछ प्रोसेस में है, 1741 इन्वेस्टिगेट होती हैं, उनको फाड़ा नहीं जाता, और 68 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। मौजूदा व्यवस्था चल रही है। अब आप टेररिस्ट को इनकरेज करने के लिए जो अधिकारी अपनी जान से खेलकर, और जो जवान, और जो एक तरफ कहते हैं कि जवानों को मार्टर बना दो, मालूम नहीं कि वो क्या विषय होता है, और इन्होंने नहीं किया था, हमने सुविधाएं दी, अब कह रहे हैं मैनिफेस्टो में उनके खिलाफ मुकदमे चलाने की अनुमति दे दो आतंकवादियों को। Those people who lay down their life for the country, you want them to be prosecuted at the behest of terrorists or their friends or relatives. Ingratitude is the biggest sin that any political party can commit. और आज ये धारा डालकर कांग्रेस पार्टी ने ये किया है। फिर कहते हैं कि सेना की मौजूदगी को डाइल्यूट कर दो ताकि पत्थर फेंकने वाले सड़कों पे आ जाएं, ताकि जिन आतंकवादियों को सेना रोज मारती है वो अब बच निकले। फिर कहते हैं कि जो लोग आज तक हमसे बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका कहना यह है कि हम तो देश से अलग होना चाहते हैं, हम तो उनसे कंटिन्यूअस डायलॉग करेंगे। इसका मतलब यह है कि जिस नीति ने जम्मू कश्मीर को लाकर आज इस स्थिति में खड़ा किया, पिछले 70 साल की गलतियों को मैंने कुछ दिन पहले लिखा और कहा भी था, आज हम हर कानून को लागू करके वहां रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कर रहे हैं। उसके स्थान पर रूल ऑफ इंसर्जेंट्स एंड टेररिस्ट कांग्रेस अगर स्थापित करना चाहे तो यह देश को स्वीकृत नहीं होगा। जम्मू कश्मीर पे एक चैप्टर लिख दिया, लेकिन उनके जम्मू कश्मीर के चैप्टर में कश्मीरी पंडितों का कोई जिक्र नहीं है। औपचारिकता के नाते तो यह कह देते कि आजाद हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी विफलता यह है कि एक पूरी कम्युनिटी की एथनिक क्लिंजिंग हो गई वैली में से। इनके सेक्युलरिज्म में उन कश्मीरी पंडितों के लिए बहाने के लिए एक आंसू नहीं है। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है, पहले राजीव गांधी टाडा लाए, नरसिम्हा राव के टाइम वापस ले लिया, वाजपेयी जी पोटा लाए, मनमोहन सिंह जी ने वापस ले लिया, और अब तो ऐसा लगता है कि माओवादी जिनके साथ दोस्ती गांठी, छत्तीसगढ़ में भी गांठी, चुनाव में भी वो स्पष्ट था, अर्बन नक्सल्स के टाइम पे स्पष्ट था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्पष्ट था। तो अब आप मुझे लगता है कुछ ड्राफ्टिंग के काम में
उनसे आवश्यकता से अधिक सहयोग ले लिया है। अब मेरा दूसरा बड़ा पॉइंट है, मैं सब पॉइंट्स पे नहीं जा रहा, ये जो न्याय का ब्लफ था। पिछली बार जब मैंने आपसे बातचीत की थी तो अर्थशास्त्री दुनिया भर में पूछ रहे थे इसका साधन कहां से आएगा। दूसरा प्रश्न था कि मौजूदा सब्सिडीज का क्या करेंगे जो डीबीटी में जाती हैं। पहले दिन तो चुप थे, अगले दिन कहा नहीं नहीं ये उसके अलावा होगा। तो जिस विद्वान व्यक्ति ने ये मैनिफेस्टो बनाया उन्होंने कहा कि देखिए इसका साधन आएगा जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो साधन भी बढ़ेंगे, उसी से ये फाइनेंस हो जाएगी। जब एक मुर्गी खरीदेंगे वो अंडा देगी, उससे 1000 मुर्गी बनेगी तो करोड़पति मैं तभी बनूंगा। ये न्याय के इंप्लीमेंटेशन की रोड मैप है। अब मैं फिर एक एक लाइन बारीकी से पढ़ता रहा और आज मैंने कम से कम वो पैराग्राफ चैप्टर 4 बार पढ़ा। उसमें से क्या निकला, ये पॉइंट नंबर 9 है 19-20 पेज पे। पहला, फिस्कल प्रूडेंस विल बी मेंटेन्ड, यानी कोई अन्य बोझ अर्थव्यवस्था पे नहीं होगा। दूसरा, इसका पायलट भी होगा, टेस्टिंग भी होगी, इसको फेजेस में इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य में जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो यह भी अपने आप एक्सपैंड करेगी। यही सोचकर 80 के दशक में इंदिरा जी और राजीव जी ने एक फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी की थी। आमदनी बढ़ाई नहीं, खर्चा बढ़ा दिया। छठे 5 ईयर प्लान में 80 से 85 तक फिस्कल डेफिसिट 6.2%, 7वें में 8.2%, 6.4 और 8.2। और उसका असर यह हुआ कि मनमोहन सिंह जी को ढूंढ के लाना पड़ा कि यह देश कंगाल हो गया है, डेट ट्रैप में पहुंच गया है और इसलिए देश को बचाओ। वी वर ऑन द वर्ज ऑफ इंसॉल्वेंसी और यहां से टोली गई IMF वहां से मांगने के लिए कि हमारे देश को बचाओ। और जब यूपीए सरकार ने भी यह किया था तो मुद्रास्फीति आम आदमी के लिए बढ़ गई थी, 10.4% तक गई। यूपीए कार्यकाल की दूसरा जो फेज था 9 से 14 का, उसमें इन्फ्लेशन 10% से ऊपर था। जो लोग इसके समर्थक हैं, उनके एक अर्थशास्त्री को मैं सुन रहा था टेलीविजन पे, उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है कि इस पे टैक्स बढ़ा दो। तो ईमानदारी से कहो आपकी नीति ये है। हमने तो घटाए हैं 5 सालों में, पहली बार इतिहास में घटे हैं हर तरह के टैक्स, आप बढ़ा दो। अगर ये आपकी नीति है, ईमानदारी से कहिए। अब आज इन्होंने 2 चीजें, जब सच्चाई को छुपाया जाता है तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है, लेकिन सच्चाई में एक गुण होता है कि सीमाएं तोड़ देती है और अपने आप बाहर आ जाती है। इट लीक्स इटसेल्फ आउट। आज 2 और संकेत मिल गए मैनिफेस्टो में। पहला मिला, ये केंद्र की इसकी योजना नहीं है, इसके साधन केंद्रों से भी आएंगे और राज्यों से भी आएंगे। भाई आपके 5 राज्य हैं, ये तो पहले दिन आपने नहीं कहा था। तो सच्चाई धीरे धीरे बाहर आ रही है। दिस विल बी अ जॉइंट स्कीम ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स। दूसरा ये कह दिया, और ये शब्द करिए जो मैंने कहा ना, विशेष रूप से चिदम्बरम साहब जब कुछ लिखते हैं तो द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल। तो दूसरा उन्होंने लिखा, of the existing subsidies, merit-based subsidies will remain. अब जिसको आप नॉन मेरिट बेस्ड कह दोगे कि फर्टिलाइजर नॉन मेरिट बेस्ड है, और क्योंकि स्टेटों को खींच लिया, कोई स्टेट कहती है कि मैं सघन स्कीम चलाती हूं, कोई कुछ और कहती है, वो सब नॉन मेरिट बेस्ड कर दोगे। फिर आप कहोगे
कि देश में गरीबों की संख्या हर साल कम हो रही है, तो जो बीपीएल से ऊपर है वो हर साल हम काटते जाएंगे, वो नॉन मेरिट बेस्ड हो गया। तो अपने हाथ में एक हथियार रख लिया ताकि मौजूदा को जोड़ दे। इसी से तो वो कहते हैं कि फिस्कल बर्डन नहीं होगा। तो इसलिए एक एक बयान जब एक ब्लफ स्कीम पे आता है, पहला आया था कि ओवर एंड अबव, पहले कुछ नहीं था, दूसरा आया ओवर एंड अबव, तीसरा आया फंडिंग कहां से करोगे। डॉक्टर राजन ने कहा विल सी द फिस्कल डेफिसिट आफ्टर द इलेक्शन, अगर फिस्कल डेफिसिट अलाउ करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अभिजीत बैनर्जी ने कहा टैक्स बढ़ा के होगा। चिदम्बरम साहब ने कहा कि जब एक मुर्गी रख लेंगे कई अंडे देगी, अर्थव्यवस्था एक्सपैंड करेगी, उसी में से फंड कर देंगे। और आज कह दिया इसका काफी खर्चा हम राज्यों से ले लेंगे। और मान लीजिए राज्य खड़े होकर कह दे कि भाई जो मैं मौजूदा दे रहा हूं, जो केंद्र की सरकार और मैं मिलके जो दे रहे हैं, आपसे 1.5 गुना ज्यादा दे रहे हैं, तो हमें आपका यह सुझाव पसंद नहीं है। लेकिन इस तरह के सुझाव केवल तभी दिए जाते हैं जब उनको यकीनन ये मानना है कि कभी उनको लागू करने का अवसर नहीं मिलने वाला। इसके अतिरिक्त बहुत अधिक विषय हैं, मैं सब में नहीं जाता। लेकिन अब फार्म लोन वेवर्स, अभी तक कहते रहे वेव करेंगे, अब कहते हैं सिविल ऑफेंस होगा, सिविल रिकवरी होगी। और देखो हमने 5 राज्यों में 2 दिनों में कर दिया। मुझे मालूम नहीं कि किस दुनिया के ऑर्बिट में रहते हैं। आप इन 5 राज्यों में जाकर पूछ लीजिए, डेटा अवेलेबल है। कुछ टोकनिज्म भी कहीं तो नहीं हुआ। पब्लिक हेल्थ, हम सरकारी अस्पतालों को स्ट्रेंथन कर देंगे। अरे हमने तो 50 करोड़ गरीबों को प्राइवेट और सरकारी दोनों में मुफ्त इलाज अस्पताल का दे दिया। आपने तो नारे दिए थे। अब मैंने जब पहले कहा कि प्रॉमिसेस मेड आउट ऑफ इग्नोरेंस, आप 2-3 सवाल पूछ लीजिए। और मैं ड्राफ्ट्समैन चिदम्बरम साहब से नहीं कह रहा, राहुल जी से, जब उन्होंने करवाया कि एक इतना बड़ा वायदा कर दो। अब वित्तीय वर्ष 2019-20 ले लीजिए, पिछले वर्ष का, यानी जो वर्ष खत्म हुआ 2 साल पहले, हमारी टोटल जीडीपी है 210 लाख करोड़। तो उसका 1% जाके होता है लगभग 21 लाख करोड़। जो 1% होता है जीडीपी का, मैं जीरो में कहीं शायद पहले मैं गलती कर रहा हूं, तो 6% तो जाके बैठता है जीडीपी का कोई 12 लाख के करीब। 3% जाके बैठता है 6 लाख से ऊपर। और टोटल 27 लाख के बजट में मैं 2 आइटम पे 18 लाख खर्च कर दूंगा। तो उस वर्ष के लिए हम सेना को कहेंगे, सरकारी कर्मचारियों को कहेंगे कि 1 साल के लिए अपना वेतन छोड़ दो। मतलब दीज आर प्रोमिसेस बीइंग मेड आउट ऑफ शेयर इग्नोरेंस। ये बहुत अच्छा है कि जो इस मामले में कम से कम समझदारी से यह कहते कि केंद्र इन 2 एरियाज में अपनी खपत बढ़ाएगा। ये राज्यों के भी विषय हैं, हेल्थ केयर और एजुकेशन। हम दोनों मिला के इस पे इतना खर्च करेंगे और ये 5 चीजें करेंगे। लेकिन एक लाउड नारेबाजी की अनाउंसमेंट कर दो। जीएसटी, अब एक ना समझी उसका 10 बार मैं जवाब दे चुका हूं। अगर कोई समझने कोई तैयार ना हो तो विषय है एक ही रेट लगाएंगे। अरे एक रेट होता है, ये मुझे लगता है एक बार सिंगापुर गए थे और सिंगापुर में तो कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है नहीं और इसलिए सारी जनसंख्या सामान्य है। वहां खाने की चीज पे भी जीएसटी लगता है, दूध पे भी लगता है, छोटे लोगों की चीज पे भी लगता है, बड़े लोगों की चीज पे भी लगता है। और एक स्टैंडर्ड रेट है 7% का।
तो मैंने वहां के प्रधानमंत्री जी से पूछा कि चावल और मर्सिडीज कार दोनों पे 7% लगेगा। उसने कहा बिल्कुल। पर जिस देश में इतनी बड़ी संख्या बीपीएल की है, वहां फूड पे तो लगभग लगा ही नहीं सकते, तो एक रेट कैसे होगा? गरीब आदमी के लिए जो कपड़ा है, जो उसके लिए चप्पल है, क्या उस पे और एयर कंडीशनर पे एक ही रेट लगेगा? मतलब बिना जो नासमझी में वायदे किए जाते हैं, उन वायदों का कोई अर्थ नहीं होता। और जैसा मैंने कहा, इस पार्टी का और विशेष रूप से गरीब के साथ नारों के खिलवाड़ करने का जो इतने वर्षों का इनका एक धोखा रहा है, उस धोखे और ब्लफ को आगे बढ़ाने का आज एक और प्रयास है। बाकी अन्य विषय आप पूछेंगे, मैं जवाब दे दूंगा। मैंने सबका जिक्र नहीं किया। धन्यवाद। अरे नाउ प्लीज रीड द पैराग्राफ। He says 28 lakh jobs I will fill. The next sentence says 20 lakhs of them are in the state governments. But he must at least read what he is saying. Devendra Prashar. I seem to have read their manifesto more than the Congress president. Devendra Prashar. देखिए, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस बनी थी, नेशनलिस्ट इंस्टीट्यूशंस बनी थी, वो एक पर्पस के लिए बनी थी और इनका एक कैरेक्टर है। कम से कम अगर उसको पॉलिटिसाइज करते हैं तो उसका उत्तर भी मिलेगा। वो मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट फैसला करेगा कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ। आप नॉन माइनॉरिटी को माइनॉरिटी नहीं बना सकते। प्रश्न ये होता है कि वो जब उसका जन्म हुआ था तब वो माइनॉरिटी थी क्या? एक समाज के साधनों से बनी क्या? एक पर्पस के लिए बनी? अब जामिया दिल्ली में है, मेरा थोड़ा ज़्यादा परिचय है उससे। इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन यूनिवर्सिटी एंड इट हैज़ अटेन्ड वेरी गुड स्टैंडर्ड्स। उसको विवाद में हम खींचें, इसकी ये अनावश्यक है। संजय शर्मा। सर, आपने बजट में किसानों को 6,000 रुपये दिया था, ये लोग 72,000 रुपये देने का वादा करते हैं, दोनों को किस तरीके से आप? यार इतनी कथा सुना दी, उसके बाद भी ये प्रश्न पूछोगे? हिमांशु। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी हिंदू टेरर वर्ड पर जब सवाल पूछा जाता है तो राफेल पे चले जाते हैं निगम पानी। ऐसा है कि कुछ परमानेंट झूठ हैं जिस पे उन्होंने अपने आप को कन्विंस कर लिया है। अब जिसको एक पैसा ना आज तक मिला हो रफेल से, जिसका मैन्युफैक्चरिंग ही इंडिया में नहीं हो रहा, ये तो एकदम पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है कि मैं झूठ को मैन्युफैक्चर करूं और स्वयं ही उसको विश्वास कर लूं। अदिति, एक मिनट। Let us be very clear. Farmers, as far as banks are concerned, the public sector banks only file civil cases for recovery. There are some state governments which have a Public Debt Recovery Act. So the least he has to tell his own 5 governments to repeal the act or decriminalize the act. The central government has no power to decriminalize the state laws. The point, I take it, is fair enough. You want to decriminalize it. But then those who are empowered to decriminalize it must decriminalize it. Why raise a slogan in the union elections when the union government has no power?
Public sector banks, as a rule, only file a civil recovery, if at all. Aditi. Sir, the Congress party has raised several questions in the working of the NSA. In their manifesto, they have also said that they're going to redefine the role of the National Security Advisor and in fact make that. I'm not surprised. They are. oversight, sir. They need to be answered to this part. देखिए, they are redefining and diluting the whole idea of national security. And therefore, informations in larger interests of the country which can't be shared if you should try and have transparency is a very good word, but there are some notable exceptions to that principle. The country comes first. Purnima Joshi. Mr. Jaitley, You when please, sedition please. laws have been outlawed even in England where they originated, are you not forcing a militaristic kind Well, it's a completely, it's a comparison between two countries which can't be compared. The United Kingdom has not seen the kind of terrorist killings, insurgency and violence which is existent in India. They have not seen separatist movements of this kind. We have not only seen it, we are seeing it almost every day. I think I'm glad the Congress has raised this issue because the voters must be presented with a choice. There is one party and one group which is admittedly soft on terror. The other wants a hard approach. We must fight it on all fronts. Amit, News 24. अरुण जी पहले जब आरएसएस और मोहन भागवत कहते थे कि देश में जन्मा हुआ है वो हिंदू है तो कांग्रेस सवाल उठाती थी। आज राहुल गांधी ने कहा कि सब कोई हिंदू है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब मुझे उनके हर बयान पे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू टेरर पे हम लोग बोल चुके हैं ऑलरेडी। नीरज, एक मिनट, अभी नीरज, अभी रुकिए रे, आपका नंबर आएगा। You see, we had offered Yes. a special package which Shri Chandrababu Naidu had agreed. आपको He wrote a letter of thanks to me. He passed a resolution of thanks in the State Assembly. The amount given by the special package was exactly equivalent to what they would have got as a special status. He then took a U-turn. Today, for a party which is not likely to win an election, what if states economically weaker than one state, Odisha, Jharkhand, Bihar, West Bengal, want the same treatment? How can the center be stepmotherly towards them? So these questions will arise. Keeping this in mind, the 14th Finance Commission had said, we are now not having a category of special status, we are having two categories. But because a promise had been made, and the promise really is rupee, anna and pi, how much money do you get? We assured Andhra Pradesh through the special package that they'll get the entire money, so that the FFC, which is a constitutional document, could be implemented. And we were thanked for it. नीरज, BJP is neglecting South India, that company. नीरज, I think South India may also, in many parts, neglect the Congress. किसी भी उद्योग को लगाने के लिए 3 साल तक कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्या ऐसा संभव है? देखिए, अगर ऐसा दुनिया बना देते हैं तो बहुत ही आदर्श होगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाता है और कहता है मेरा कोई लीगल एंटिटी नहीं है, मैं कितने निवेश डाल रहा हूँ वो भी नहीं बताऊंगा, मैं क्या करने वाला हूँ उसकी भी अभी कोई चीज़ नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं है, मुझे सिर्फ पैसा और साधन चाहिए, तो ऐसी को लागू करने में तो स्वाभाविक कई प्रश्न उठेंगे। रविंद्र जी, सर जी 2 सवाल है कि एक तो पूरे मैनिफेस्टो में जो पिछले 1 साल से राहुल गांधी और कांग्रेस राफेल की बात कर रहे थे, इसका कहीं जिक्र नहीं कि हम सत्ता में आएंगे तो इसका क्या करेंगे? ने कहा है कि हम जांच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी जांच करेंगे, सीएजी रिपोर्ट की भी जांच करेंगे। मैनिफेस्टो में कश्मीर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बोला नहीं कि उन्हीं के सहयोगी उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि हम एक अलग से पीएम बनाएंगे, और दूसरा देखिए, आप समझ लीजिए ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं।
जब नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा ऑटोनॉमी की और वो ऑटोनॉमी रिपोर्ट पे जाते हैं और प्री 53 स्टेटस की बात करता है, जिसका कल उमर साहब का भाषण था, तो प्री 53 क्या था? 3 बुनियादी चीजें अलग अलग थी। भारत का और कश्मीर का संविधान अलग था, झंडा अलग था, और वहां के मुख्यमंत्री को वजीर आजम और राज्यपाल को सदर रियासत कहते थे। उसके अलावा 3 अपवाद और थे। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं करती थी। चुनाव आयोग वहां चुनाव नहीं करवा सकता था, उसका भी अधिकार नहीं था। और जम्मू कश्मीर एंटर करने के लिए पठानकोट पे आपको परमिट लेना पड़ता था। जनसंघ और डॉक्टर मुखर्जी के संघर्ष के बाद यह परिवर्तन आया। मुख्यमंत्री बना, गवर्नर बना, वजीर आजम और सदर रियासत गए। उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट का अधिकार बढ़ाया गया, केवल एक आर्टिकल को लेके 139A। दूसरा, चुनाव आयोग की जुरिस्डिक्शन बनाई गई। सीएजी का अधिकार, और फिर परमिट सिस्टम अबॉलिश हुआ कि यह देश का हिस्सा है, कोई भी जा सकता है। अभी भी वहां कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन आज के युग में यह कहना, और मैं चाहूंगा कि इस चुनाव को मुख्य मुद्दा इनको राष्ट्रीय सुरक्षा और इस मुद्दे को बना लें कि ये जो अलायंस इन्होंने किया जम्मू कश्मीर में, उसका ये कार्यक्रम है कि उस प्री 53 स्टेटस ऑटोनॉमी को हम लागू करेंगे। उसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस आर फ्राइटनिंग, कि चुनाव आयोग नहीं होगा, कि जुरिस्डिक्शन नहीं होगी जम्मू कश्मीर में, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, परमिट चाहिए होगा, जैसे वीजा चाहिए होता है विदेश जाने में। तो दैट इज व्हाई आई सेड दिस इज एन एजेंडा, if you look at what Congress has said, or others have said, for the balkanization of India. विनीत, ये भी उन्होंने कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि ये गांधी जी के जन्म शताब्दी का 150वां वर्षगांठ है और इसमें चुनना है 2 विचारधारा की, जो गांधी जी को मानते हैं और जो गोडसे को मानते हैं। देखिए, मुझे इस नारे गांधी जी की कितनी कल्पनाएं थी जिसको हम लागू किए हैं, ये तो एक नहीं कर पाए थे। कौन सा ये लागू कर पाए? तो 150वीं जयंती मनाने के लिए तो कहा था कि देश में स्वच्छता आ जाए और देश की महिलाओं और बहनों को शौचालय मिल जाए। ये सब उसी के लिए बने थे कार्यक्रम। राकेश जी। Rahul Gandhi again today dared Prime Minister for a debate on issues like corruption and national security. So what is your response to that? Well, I think we'll look at that, but I don't go and debate with non-serious people. How can you debate with an ignorant? शैलेंद्र, You'll know a day earlier. भाई बहुत सवाल नहीं ले पाएंगे इतने सवाल, भाई बहुत सारे सवाल होने हैं। नहीं आपको अलग से बात करेंगे उसकी। शैलेंद्र देखिए, I just respond in one sentence. You see, we are trying to get the judgment of the Supreme Court, which has struck down the 12th February RBI circular. We'll read it, and I'm sure the RBI will also now decide in the present conditions of the market as to what is to be done with the various aspects contained in that circular. अखिलेश जी आखिरी सवाल, अखिलेश जी आखिरी सवाल, एक मिनट मोबा जी, You asked one already. You asked one already. प्लीज ऐसे नहीं, अखिलेश जी आखिरी सवाल। No, अखिलेश। आप बाद में लीजिए अखिलेश। क्या करें? देखिए, रोजगार पे मैं बहुत लिख चुका हूं, बोल चुका हूं। अब चुनाव मैनिफेस्टो की वेट कर लो। जब अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ती है तो नौकरियां उसमें खूब आती हैं। मैं आपको एक वाक्य में समझा दूं
ये डेटा डिबेट के पीछे मूल सार क्या है? आप और मैं दोनों चलते हैं एक गांव में, 3 भाइयों से एक प्रश्न पूछते हैं जिनकी 10 हेक्टर की खेती है। आपके पास रोजगार है तो तीनों जवाब देंगे आपको नहीं है। मैं पूछता हूं आपके पास लाइवलीहुड है तो तीनों कहेंगे मेरे पास है। और हम दोनों आके फिर डेटा अलग अलग बना के दे देंगे एनालाइज करके, और फिर कहेंगे इसका फर्जी है या इसका फर्जी है। तो जिन्होंने ये बहस करनी है वो करने दीजिए। इसकी एम्पेरिकल एविडेंस होती है ज़मीन की क्या हकीकत है। चलिए Well, since the matter is pending with the EC, let them decide this. Please put up.